मनुष्य के लिए कठिनाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि क्या किया जा सकता है, एक वो कमाई जो कि क्या है किसी और ने दिया, और एक वो कमाई जो आपने मेहनत करके ली है। तो जो मेहनत की कमाई होती है, खून पसीने की कमाई जिसको हम कहते हैं, वो बहुत प्यारी लगती है। तो इसी तरीके से जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, मेहनत करके गुजरते हैं, तो जब आपको एक सफलता मिलेगी तो आपकी जो मुस्कान होगी वो शायद सभी मुस्कानों से अलग होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद ओजांग पे। मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज मैं आप लोगों को करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज की इस क्लास में कराने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन लगेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे से आप इन्हें अटेंड करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपने इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सवाल आपसे पूछा गया है, सितंबर अक्टूबर 2023 में हुए 19वें एशियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। देखिए, अब ये जो एशियाड हुआ, भारत के टोटल पदकों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो आपके ऑप्शन है 101, 107, 110 या 115। तो टोटल नंबर जो जीते गए हैं इसमें से कि 107 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें 28 पदक गोल्ड के हैं। ठीक है, याद रखिएगा 28 गोल्ड, 38 जो हैं वो सिल्वर मेडल्स हैं। ठीक है, 38 सिल्वर मेडल और 41 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखिए 2 सितंबर अक्टूबर में जो 2023 का 19वां एशियाड, तो यहाँ पे सवाल ये भी अच्छा है कि कौन से नंबर का ये एशियाड हुआ। तो ये 19वां एशियाड था जिसमें कि भारत ने 107 पदक जीते। ठीक है, जिसमें कि 28 गोल्ड के फॉर्म में हैं, 38 सिल्वर और 41 इसमें कौन से हैं, 41 इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल्स बेसिकली इसने जीते हैं। सो वेल, आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्विक रिवीजन टाइप का है कि आपको क्या करना है, रिवाइज करते हुए चलना है और आगे बढ़ते चले जाना है। क्लियर टू एवरीवन। तो वेल, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अनदर क्वेश्चन क्या है। अगला बोला गया, इजराइल पर हमास यानी कि फिलिस्तीन का आतंकी हमला किस विधि को हुआ। इजराइल पर हमास का आतंकी हमला किस विधि को किया गया, यानी कि वो डेट क्या थी। तो आपके ऑप्शन है 7 अक्टूबर 2023 को, 12 अक्टूबर 2023 को, 18 अक्टूबर 2023 को या 21 अक्टूबर 2023 को ये हमला किया गया था। तो जल्दी से गाइस बता देंगे कि ये हमला किस टाइम पे बेसिकली किया गया था। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इज़राइल और हमास की जो लड़ाई है वो किसी से छिपी नहीं है। इज़राइल और हमास के बीच में लगातार युद्ध की सिचुएशन बनी रहती है। आप सभी को पता है कि हमास को बहुत सारी कंट्री ने क्या है, आतंकी ग्रुप मतलब डिक्लेयर कर दिया। उसी के साथ साथ अगर मैं देखती हूँ तो इंडिया ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। हमास को कभी भी उसने एक आतंकी ग्रुप नहीं कहा है इंडिया के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पर लेकिन इज़राइल इसके साथ लगातार युद्ध करता रहता है, लगातार इसे ख़त्म करने की कोशिश में। इस हमास को हमेशा पीछे से जो सपोर्ट मिलता है वो टर्की का सपोर्ट मिलता है। पर अगर देखें तो इंडिया ने इसको कभी भी आतंकी ग्रुप नहीं कहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो अगर इज़राइल पर मतलब यहाँ पर हमास ने जो फ़िलिस्तीन है उसने जो हमला किया था वो किया था 7 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो यहाँ सवाल यही है कि ये हमला कब किया गया था। तो ये हमला 7 अक्टूबर 2023 को किया गया था। एक्चुअली जो हमास है, अगर मैं हमास की बात करती हूँ तो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, इज़राइल कहीं ना कहीं उसके वॉर चल रहे हैं, जैसे कि गाजा पट्टी हो गया। ठीक है, तो गाजा पट्टी हो गया, हमास का ग्रुप हो गया पूरा। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे कि ईरान है, ईरान के साथ, तो इनके साथ ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसके साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। यहाँ पर इज़राइल ये कहता है, बार बार कहता है कि जो हमास है वो एक आतंकी ग्रुप है अकॉर्डिंग टू द इज़राइल। तो इज़राइल के अनुसार वह एक आतंकी ग्रुप में काउंट होता है। सो वेल, आई होप गाइज कि आपको यहाँ पे मेरी सारी बात समझ आ गई होगी। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी, कोई क्वेश्चन डाउट्स तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़े। हमारा द्वितीय क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से संबंधित है। इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस के होने से होता है, यानी कि वायरस से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है कोविड-19, ईबोला। आपको पता है कि साउथ अफ्रीका से बेसिकली आया था ईबोला, मंकी पॉक्स जो होता है, चिकन पॉक्स के जैसे दाने दाने इसमें निकल जाते हैं, तो मंकी पॉक्स और ये सभी। तो ये सभी अगर देखा जाए तो रोग वायरस से संबंधित है। कोविड-19 भी ठीक है, कोविड-19 के समय पे हमने क्या है कि वो तो कहीं ना कहीं
लोगों को छूने से, एक दूसरे के संपर्क में भी आने से मना कर दिया था। हम सभी वाकिफ़ हैं कोविड-19 से, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के समय पे क्या क्या सिचुएशन बेसिकली रही हैं। ओके गाइस, तो वेल आई होप कि आपको मेरी बात यहाँ समझ आ गई होगी। ईबोला, मंकी पॉक्स और ये सभी रोग किससे होते हैं? ये सभी रोग वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है, नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सिल्वियो बर्लुस्कोनी, जिसका 12 जून 2023 को निधन हो गया, वह कौन थे? जापान के पूर्व मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे, ये यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो जल्दी से आप आंसर करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इटली के पूर्व, ठीक है, सिल्वियो, ठीक है, बर्लुस्कोनी जो थे वो इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका 12 जून 2023 में निधन हो गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला आता है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को कहाँ पर संपन्न किया गया था? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपके ऑप्शन है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में किया गया था, या फिर नई दिल्ली भारत के अंदर, या नाडी फिजी के अंदर किया गया था। तो ये नाडी फिजी के अंदर इसे संपन्न किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 15 से 17 फरवरी के बीच में 2023 में चला था, और ये संपन्न किया गया है नाडी फिजी के अंदर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आता है? वर्ष 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? क्लाउडिया गोल्डीन को, नरगिस मोहम्मदी को, जॉन फॉर्से को, या फिर कैटलिन करिको के। तो ये किसको बेसिकली मिला है? देखिए, नरगिस मोहम्मदी को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज़ द नरगिस मोहम्मदी। नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं ये स्वीडन के अंदर, ठीक है, स्वीडन नॉर्वे के अंदर, बेसिकली नॉर्वे के अंदर दिए जाते हैं। बाकी सभी जितने भी दिए जाएंगे वो मतलब ये शांति पुरस्कार और जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं ये आपके कहाँ, स्वीडन के अंदर इन्हें दिया जाता है। सो वेल आई होप गाइस कि आपको मेरी बात समझ आ गई हो। इसके बाद नेक्स्ट वन में बात करेंगे, अक्टूबर 2023 में जर्मनी में संपन्न 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में 500 शीर्ष सुपर कंप्यूटिंग सूची में CDAC, याद रखिएगा क्या, CDAC यानी कि पुणे के सुपर कंप्यूटर एरावत को कौन से स्थान दिया गया है? ठीक है, जो यहाँ पे देखिए कि ये जो जर्मनी में संपन्न हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन, क्या होता है कि कंप्यूटर्स के लिए कि कौन सी कंट्री ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही है या कौन सी कंट्री बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने का काम कर रही है, तो उससे संबंधित ये था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं सम्मेलन में 500 शीर्ष सुपर कंप्यूटिंग सूची में CDAC जिसको क्या कहा जाता है, पुणे के सुपर कंप्यूटर एरावत को, याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, एरावत, एरावत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है 75वां स्थान दिया गया है, 52 या 68 या 48। तो इसको 75वां स्थान मिला है, 75th नंबर पर पुणे का यानी कि महाराष्ट्र का एरावत कंप्यूटर जो है इसको इस स्थान पर रखा गया है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? आप सभी को पता है कि यहाँ पर अभी 2024 के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को क्या किया गया था, यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन यही है कि अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो आपके ऑप्शन है 38, 45 या 21, 75। आई एम वेटिंग फॉर दिस आंसर। तो गाइस जरूर आप वेटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 75th वेटरलैंड जो सम्मेलन किया गया था उसके अंदर इसमें 74 मतलब रामसर स्थलों की सूची में जोड़े गए हैं 7। रेलवे स्टेशन के नामों में कौन सा सही सम्मिलित है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा रेलवे स्टेशन सही यहाँ पे सम्मिलित हो रहा है। हबीबगंज, भोपाल, रानी कमला स्टेशन, मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, उपयुक्त सभी। रेलवे के नए नामों में कौन से सम्मिलित करे गए हैं? इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से नए रेलवे स्टेशन के नाम चेंज किए गए हैं या नए नामों से इसे लगाया गया है। तो आपको मैं बता दूं हबीबगंज रानी कमलापति जो स्टेशन है भोपाल में पड़ता है ये एक रखा गया है।
ठीक है, मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ठीक है, तो ये भी है। झांसी वीरंगना लक्ष्मीबाई, ये भी, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है? ठीक है, इनमें से कौन सी पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई? तो आपके ऑप्शन है स्पुतनिक वी या 5 या फिर कोवैक्सीन, मॉडर्ना या कोरोना वैक। तो ये जो बनाई गई थी कोवैक्सीन बनाई गई थी, जो कि ठीक है, तो कोवैक्सीन जो है ये पूर्णतः भारत की थी। ठीक है, तो स्वदेशी वैक्सीन भारत की बेसिकली ये थी। अगला सवाल आता है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले लिथियम का भंडार किस भारतीय केंद्र प्रशासित देश में मिलता है? सबसे ज़्यादा अगर मैं लिथियम की बात करूं तो ये कहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है? लिथियम बेसिकली एक ऐसा तत्व है जो कि बैटरी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप लोग देखते हैं या फिर आप फ़ोनों की बैटरीज देखते हैं, बैटरी बनाने के लिए या इन सब चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत के अंदर इसका एक बड़ा भंडार भी है। तो ये कौन से केंद्र प्रशासित देश के अंदर है? ठीक है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है एक। तो आपके ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, पहला ऑप्शन आता है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा दमन एंड दीव, चंडीगढ़ या पुडुचेरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बेसिकली ये भंडार देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस, इसको लिख लेंगे। इसके बाद, अब प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ठीक है, पहली बात तो जो पराक्रम दिवस है आप याद रखेंगे 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके बर्थडे पे हम पराक्रम दिवस को मनाते हैं? तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो आपके ऑप्शन है भगत सिंह के, दीनदयाल उपाध्याय के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के या अटल बिहारी वाजपेयी जी के। तो किसके बर्थडे पे ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है, जयंती पर, यानी कि उनके जन्म दिवस के दिन, यानी कि 23 जनवरी को इसे मनाया जाता है पराक्रम दिवस को। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दिल्ली की जो क्या नाम है, दिल्ली का जो इंडिया गेट है वहाँ हर साल इसके रिलेटेड प्रोग्राम किए जाते हैं पराक्रम दिवस से संबंधित। सो वेल, आई होप कि आपको यहाँ समझ आया होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून लागू होने पर लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? ठीक है, तो महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? तो मतलब क्या है, नारी शक्ति वंदन लागू होने पर लोकसभा और विधानसभा, देखिए लोकसभा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में डिफाइन किया गया है, ये हमेशा याद रखेगा। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि राज्यसभा को कितने में किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में रखा गया है, और अगर पूरा पूछ ले कि संसद को कितने में रखा गया है, तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 79 के अंदर भारतीय संसद को रखा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये फीमेल रिजर्वेशन से रिलेटेड है, विमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड है कि वुमेन्स को कितना सीट्स पे आरक्षण मिलेगा। तो आपके ऑप्शन है 25%, 33%, 15% या 50%। तो ये आरक्षण जो मिलेगा ये 15% बेसिकली ये आरक्षण दिया जाएगा। सो वेल, आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को उद्घाटित नए संसद भवन का क्या आकार है? ठीक है, तो नए संसद भवन का जो आकार है ये आपको बताना है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे गाइस, ये यहाँ पर 33% है, नॉट 15%, बाई मिस्टेकली बता दिया, 33%। अगला आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को उद्घाटित नए संसद भवन का आकार क्या है? वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है या गोलाकार है? जल्दी से मुझे बताइए। तो ये है त्रिभुजाकार। इस तरीके से आप एक पूरी बिल्डिंग देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनी गई है। ठीक है, आपने अगर आप अभी देखी नहीं है तो आप जाके एक बार संसद पूरा देखें, इस तरीके से ये त्रिभुजाकार आकार में बनी हुई है। इसके बाद जनवरी 2023 को राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है मुगल गार्डन जो है ये दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन में स्थित है, और फरवरी के अंदर ये मुगल गार्डन खोला जाता है। तो इसका आपको नया नाम बताना है कि इसका नया नाम, मुगल गार्डन में अगर आप देखेंगे तो फूल हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग आपको प्रकार के कई सारे फूल बगिए जैसे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि ये जो मुगल गार्डन है ये बेसिकली मतलब ये जो मुगल गार्डन है ये इसका नाम बदला गया था, तो क्या रखा गया इसका नाम? कर्तव्य उद्यान रखा गया, अमृत उद्यान रखा गया, दीनदयाल उद्यान या अटल उद्यान? तो इसका नाम रखा गया अमृत उद्यान। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका नाम जो है बेसिकली वो अमृत उद्यान के नाम से रखा गया। अगला आता है,
वेस्टर्न लेन पुरस्कार की लेखिका कौन है? ठीक है, ये बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन है। वेस्टर्न लेन, किताब का नाम है वेस्टर्न लेन। अब आपको बताना है कि वेस्टर्न लेन की कौन है, तो आपके ऑप्शन है पॉल लिंच, ठीक है, सारा बर्नस्टीन, चेतना मारू या पॉल हॉस्टिंग। तो ये चेतना मारू के द्वारा ये किताब लिखी गई है वेस्टर्न लेन, ठीक है। तो वेस्टर्न लेन। एक और बुक इंपॉर्टेंट है, आई डू व्हाट आई डू। ये काफ़ी अच्छी किताब है, आई डू व्हाट आई डू। तो ये रघुराम राजन जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है, रघुराम राजन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कुछ कुछ ऐसी बुक्स जो आपको याद रहें, ठीक है। तो रघुराम राजन जी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो एक और बुक थी युग पुरुष, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, युग पुरुष। ये युग पुरुष नामक किताब जो लिखी गई थी ये रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लिखी गई थी। तो आपके ऑप्शन है रमेश पोखरियाल, ठीक है। तो रमेश पोखरियाल के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आता है, 8 से 10 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 8 से 10 मतलब जनवरी को 17वां 2023 की, ठीक है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये इंदौर में, दमन में या गैंगटॉक में या फिर मुंबई में। तो जल्दी से मुझे आंसर करिए कि बेसिकली कहाँ हुआ था। तो ये इंदौर में किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण में भी अगर देखा जाए तो इंदौर का नंबर पहले नंबर पे आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर एक नया स्थान नीति आयोग का गठन किया गया, और ये गठन कब किया गया था? देखिए, अगर मैं योजना आयोग की बात करती हूँ तो पहले हम योजना आयोग के नाम से जानते थे, आज की डेट में हम इसे नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो आपके ऑप्शन है 14 नवंबर 2014 को किया गया, 15 अगस्त 2014 को, 26 जनवरी 2015 को या 1 जनवरी 2015 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था। नीति की योजना आयोग बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। इसके अंदर द मेन फंक्शन ऑफ द योजना आयोग, इसके अंदर क्या बनते थे? इसके अंदर प्लानिंग कमीशंस बनते थे, ये भी याद रखिएगा। इसके अंदर प्लानिंग कमीशंस बनते थे। अगर मैं आज की डेट में यहाँ पे बात करूँ, प्लानिंग कमीशन इसके अंदर मतलब बनाए जाते थे। तो भारत की पहली प्लानिंग 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, ठीक है, और जो कि हेरोड डॉमर मॉडल पर बेस्ड थी, ये भी याद रखिएगा। जो कि किस पर बेस्ड थी? हेरोड डॉमर मॉडल के ऊपर ये प्लानिंग बेस्ड थी, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर ग्रोथ को अचीव करना, राइट। इसके बाद भारत के अंदर आज तक 12 प्लान बन चुके हैं, ठीक है। और लास्ट 5 ईयर प्लान जो चला था वो 2012 से लेकर 2017। कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होती है कि लास्ट 5 ईयर प्लान 2017 तक चला है और उसी के बीच में नीति आयोग। जी हाँ, जब प्लान बन गया था तो उसे हटाया नहीं गया, उसी के साथ साथ नीति आयोग चलता गया। नीति का हेड ऑफिस नई दिल्ली के अंदर पड़ता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो नीति की अगर मैं बात करती हूँ, नीति आयोग की बात करती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके चेयरपर्सन बाय डिफ़ॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके चेयरपर्सन होंगे, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2023 में 16वें वित्त आयोग का चेयरपर्सन किसे बनाया गया? तो आपके ऑप्शन है चेतन आनंद को वित्त आयोग का बोला गया है, यानी कि वित्त आयोग की स्थापना जो बार बार की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो किसको बनाया गया? तो आपके ऑप्शन है चेतन आनंद को, रामनाथ कोविंद को, अरविंद पनगरिया, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये अरविंद पनगरिया को बनाया गया था। आपको ये भी याद रखना है, अरविंद पनगरिया नीति आयोग के, ठीक है, पहले वाइस चेयरमैन भी बने थे, फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। करंट में सुमन बेरी हैं, क्लियर। इसके अगला क्वेश्चन जो आता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को 65वें रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? 65वां रोमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रवि किशन आर को, भारत वातवानी को, रवीश कुमार को या TM कृष्णा को? तो जल्दी से मुझे बता देंगे, ठीक है। ये कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और इनका नाम है रवि किशन आर, ठीक है। तो इनको बेसिकली कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के लिहाजे से, और ये डायरेक्टर भी हैं कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। तो ये भी याद रखेंगे, कैंसर हॉस्पिटल ऑफ रिसर्च सेंटर, CHRC के ये डायरेक्टर हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सो वेल, आई होप गाइस कि इसको एक रिवीजन में आप सभी ने ये सारी चीज़ें की होंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।
और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को तो तुरंत दबा दीजिए, ठीक है, ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं उसको आप मिस ना करें, वो सभी वीडियो आप तक आप पहुँच पाएँ। सो वेल गाइज, अभी के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।